तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को पढ़ने हैं जो हमारी सेपरेशन टेक्निक्स थी। ठीक है, तो जो कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पहली हो गई है फिल्ट्रेशन, और उसके बाद हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक सेपरेशन। तो हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इट इज यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। बेसिकली होता क्या है, अगर हम एक बीकर के अंदर पानी लें और उसके अंदर थोड़ी सी सैंड डाल दें, तो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो बिकॉज इट इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो एक फनल ले लें, फनल के अंदर हम फिल्टर पेपर लगाएंगे। फिल्टर पेपर के अंदर से जैसे ही हम डालेंगे पानी को, तो क्या होगा, जो नीचे की साइड पे पानी आएगा वो साफ पानी आएगा, क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, फाइन होते हैं, तो इसलिए वो सैंड पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन पार्टिकल साइज, सॉलिड पार्टिकल्स आर टू लार्ज टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा सैंड फ्रॉम दी सैंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन, और कॉमन लाइफ में भी यूज होती है काफी। ठीक है, अगला हो गया हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, यूज फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक वन। ठीक है, अब बेसिकली आपने कई बार देखा होगा जो कूड़ा होता है, ठीक है, तो वहां पर आपने कई लोगों को देखा होगा वो मैग्नेट को लगा करके रखते हैं। ठीक है, और मैग्नेट को इस तरीके से यूं लगाते चलते हैं। उससे क्या होता है, जो भी आयरन नील से जो भी आयरन रिलेटेड चीज होती है, ठीक है, वो उसके अंदर मैग्नेट में आ जाती है। तो उसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जिससे हम सेपरेशन ऑफ आयरन करते हैं, मतलब बेस्ड अपॉन दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ वन ऑफ दी सब्सटेंस। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, यूज बेसिकली हो किस लिए रहा है, यूज फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक वंस। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, एग्जांपल आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड। अब अगला आ जाता है सब्लिमेशन, और उसके बाद आ जाता है हमारा एवापोरेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, बेसिकली सब्लिमेशन वो होता है कि जो सॉलिड फॉर्म से एवापोरेट होकर के, ठीक है, गैसियस स्टेट में चला जाए। ठीक है, जैसे यूज फॉर सेपरेटिंग अ सब्लिमेबल सॉलिड फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल वन। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वन कंपोनेंट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग। बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप लोगों के घर के अंदर नैप्थलीन बॉल्स होती हैं। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स जब भी हम सर्दियों के कपड़े रख रहे होते हैं या गर्मियों के कपड़े रख रहे होते हैं, तो आप लोगों की सबकी मदर क्या करती होगी, नैप्थलीन बॉल्स को यूज कर लेती होगी। ठीक है, तो नैप्थलीन बॉल्स जो होती है उनको जब हम लोग डालते हैं, तो थोड़े टाइम में देखते हैं कि वो एवापोरेट हो जाती है, तो वो सॉलिड फॉर्म होती है, और वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में, ठीक है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब जो कुछ सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं वो हो गए जैसे कैम्फर, ठीक है, हो गया अमोनियम क्लोराइड। अब जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है वो प्लस सॉल्ट, अगर हम उसे हीट करेंगे तो जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है वो एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला होता है एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन तो हम सब लोग जानते हैं। एवापोरेशन किस लिए यूज होती है, कि रिमूव सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। बेसिकली अगर हम एक बीकर में नमक डाल दें, उसे घोल करके हीट करें, तो आफ्टर अ सर्टेन, जब वो पानी पूरा क्या कहते हैं एवापोरेट हो जाएगा, तो जो लास्ट में जो रह जाएगा वो रह जाएगा हमारा सॉल्ट। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ डिसॉल्व सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, लिक्विड एवापोरेट्स लीव सॉलिड बिहाइंड, मतलब जो हमारा नमक रहता है वो लास्ट में रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसका वही है, सॉल्ट फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, ये वर्किंग प्रिंसिपल के साथ कर रहे हैं। अभी जो है इस चैप्टर के अंदर जो मेन जो चीजें होती हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे आपकी सेपरेशन टेक्निक से। आप लोगों को यूज केस दे दिया जाएगा। ठीक है, उस यूज केस के बेसिस पे आप लोगों को, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कौन सा सेपरेशन मेथड यूज करके उसे सेपरेट करना है। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के बारे में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन क्या होती है, इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड हैविंग अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब बेसिकली अगर हम लोग दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर दें, ठीक है, अब दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, अगर हम दो लिक्विड को, अगर हम पानी और पानी को आपस में मिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन दोनों को जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका सेम ही रहेगा। बट अगर हम अल्कोहल और पानी को मिला रहे हैं, तो बेसिकली उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है वो भी सेम ही लिया गया है, अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होगा क्या, जब हम हीट करेंगे तो जो हमारा
वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले आएगा तो वो एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है, द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट एवापोरेट फर्स्ट। ठीक है, जिसका पहला बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एवापोरेट हो जाएगा। अब हम आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ पे। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मिक्सेबल लिक्विड। जहां यहां पर एक कंडीशन हो रही थी जब दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, वो भी अलग तरीके के, सेम तरीके की नहीं। अब यहां पर आ रही कंडीशन जब हम दो से ज्यादा मिक्सचर को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर तीन मिक्सचर हो सकते हैं, अलग अलग वेराइटी है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का ही सेम है, जैसे हम उसको हीट करेंगे तो जिस भी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा वो इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे वाला इवोपरेट होगा, उसके बाद फिर तीसरे वाला इवोपरेट होगा। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, लिक्विड बॉयल एट द डिफरेंट टेम्परेचर एंड सेपरेट इन अ फ्रैक्शन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर हम लोग अब जैसे हमारा एयर है, एयर के अंदर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है और बहुत सारी छोटी छोटी मात्रा में अलग अलग गैसेस होती हैं। हम इनको अलग सेपरेट करेंगे तो हर किसी का जो है पॉइंट एक अलग होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे वो गैस सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आ जाते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है ये यूज होता है टू सेपरेट दी हेवियर पार्टिकल फ्रॉम दी लाइटर वन। ठीक है, इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग द हेवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर यूजिंग स्पिनिंग। बेसिकली इसका जो वर्किंग मॉडल ये होता है कि मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव के अंदर क्रीम निकालते हैं दूध में से। ठीक है, बेसिकली, ठीक है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। ठीक है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है डेंसर पार्टिकल सेटल डाउन एंड लाइटर पार्टिकल स्टे इवोक। जो डेंसर पार्टिकल होता है वो नीचे की साइड पर सेटल हो जाता है और जो लाइटर पार्टिकल होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी एंड मूवमेंट स्पीड। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी मूवमेंट की स्पीड पे, ठीक है, और उसकी सोल्यूबिलिटी के हिसाब से हम उसे सेपरेट करते हैं, है ना। एग्जांपल हो गया, डिफरेंट सब्सटेंस ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम सेपरेटिंग पिगमेंट फ्रॉम अ इंक और अ डाई। ठीक है, जो हमारी इंक और डाई होती है बेसिकली पिगमेंट में से हम उसको रिमूव करते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साउंड ऑफ स्पीड है वो एयर में अलग तरीके से ट्रैवल करती है, वैक्यूम में अलग तरीके से ट्रैवल करती है। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है क्रोमेटोग्राफी का। तो बच्चों, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो हम लोग आ गए हैं वो है हमारे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि बेसिकली हमारे जो सोल्यूशन होते हैं और सस्पेंशन होते हैं और कोलाइड्स होते हैं बेसिकली होते क्या है। इससे पहले हमने जाना था कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस सॉल्यूशन हमारे क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। बेसिकली जो हमारा सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस का। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं हम लोगों ने पहले जाना था कि अगर हम चीनी और पानी का या नमक और पानी का अगर हम घोल ले लें तो उसके अंदर जो होता है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। तो हम जो अपनी आंख होती है, मतलब नेकेड आईज है, उससे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये जो है ये होता है हमारा सॉल्यूशन। तो अब क्योंकि ये मेरा सॉल्यूशन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती होंगी, है ना। तो वो प्रॉपर्टीज ये है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी है द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है, रीजन भी क्योंकि जब हम लोग पार्टिकल, क्योंकि वो पूरी तरीके, इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। ये एक और चीज है, ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। अगर मैं चीनी के घोल को माइक्रोस्कोप में लगा करके भी देखूंगा तो मैं उसके अंदर से ये नहीं निकाल पाऊंगा कि उसके अंदर चीनी के कण जो हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रू सॉल्यूशन भी कहलाता है। ठीक है, अ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट स्केटर लाइट। अब अगर हम लोग उस सॉल्यूशन के अंदर से लाइट को पास करेंगे तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, वो सीधी बीम में ही जाएगा। ठीक है, मैंने यहां से लाइट स्कैटर मारी, अगर मैं, मेरे पास लेजर लाइट होती, मैं मारता तो वो सीधा पास हो जाता। बट अगर उसके अंदर दूसरे सॉल्यूशन, मतलब लेट सपोज कि अगर उसके अंदर हमारा कोलाइडल्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, बेसिकली जो हेट्रोजीनियस है, मिट्टी और पानी का घोल होता, तो वो लाइट स्केटर होने लग जाती है वहां पे। क्यों स्केटर होने लग जाती है? लाइट स्केटर होती बिकॉज ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं।
ठीक है, जिसकी जहां से लाइट एक्चुअली में, ठीक है, वहां स्केटर हो जाती है उनसे लग करके, तो वहां पर वो स्केटरिंग हो जाती है, तो ये शो करता है कि वो ट्रू सोल्यूशन नहीं है। बट इस कंडीशन के अंदर ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। अ सोल्यूशन आर वेरी स्टेबल, ये जो सोल्यूशंस होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आएगा। ठीक है, बट इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है हमारे, जब हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट में वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की परसेंटेज को हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, वो अभी आगे आएगा, न्यूमेरिकल है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आएंगे सस्पेंशन पे। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन जो होता है वो हमारा सॉल्यूशन का ऑपोजिट होता है, मतलब वो मेरे होमोजीनियस मिक्सचर थे और ये मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which small solid particles can be seen with naked eyes। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जो हमारे सोल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या होता है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एक बीकर के अंदर 1 चम्मच मिट्टी मिलाकर घुमा दोगे तो वो हमारा जो है वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑफ सस्पेंशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं उसको आराम से बाइफरकेट कर सकते हैं कि मेरा सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अच्छा, इसको फिल्टर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और आप लोगों से भी पूछा जाएगा कि इसको बाइफरकेट करने के लिए कौन सी फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। ठीक है, अब इसकी जो होती है कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की? ठीक है, जैसे कि ये जो है ये टू सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है, ये टू सॉल्यूशन तो नहीं है, इसकी जो प्रॉपर्टी है दिस इज नॉट अ टू सॉल्यूशन, it is a heterogeneous mixture, particles can be seen with naked eyes, it scatter light। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हमारे सस्पेंशन की। तो बच्चों इसका स्क्रीन कैप ले लीजिएगा, इतना सफिशिएंट है लिखने के लिए। एग्जाम्पल यहां पे मैं एक लिख देता हूं, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन वाटर एंड सैंड। ठीक है, तो ये मेरा जो है सस्पेंशन का है। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं कोलाइड्स पे कि कोलाइड्स क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, जो कोलाइड्स है, कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन द टू सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन। मतलब ये होते हैं बीच के बिच्छू। बीच के बिच्छू का मतलब ये हो गया, ना तो ये हेट्रोजीनियस होते हैं प्रॉपर, मतलब कंसिडरेशन इस सॉल्यूशन की हेट्रोजीनियस के अंदर ही होती है। बोला इनको जाता है कि is a homogeneous solution but in actual it is a heterogeneous solution। ठीक है, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उससे बड़े होते हैं, बट जो हमारा सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं कंपैरेटिवली उनसे छोटे होते हैं, बीच के होते हैं।
ठीक है, बिटवीन दोज इन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इनका एग्जांपल हो गया जैसे स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और सोप सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। इंक, पानी के अंदर इंक डाल देते हैं, वो भी हमारा एक कोलाइड्स का एक हमारा एग्जांपल हो जाता है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। अब कोलाइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस सॉल्यूशन बट इज अ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है, बट इज अ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। अगला हो गया, अ कोलाइड स्कैटर बीम ऑफ लाइट दैट आर पासिंग थ्रू इट। मैंने आपको लास्ट जो सस्पेंशन था उसमें मैंने समझाया था कि जब हम लाइट को, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें अगर हम बीकर में लेकर के लाइट मारेंगे तो वो पास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप सस्पेंशन पे लाइट मारेंगे, बहुत ज्यादा स्कैटर होगी, सॉरी स्कैटरिंग होगी उसके अंदर। सेम जो स्कैटरिंग है वो हमारी कोलाइड से भी होगी, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट आउट ऑफ कीपिंग। जब हम इसको नॉर्मल स्टैग्नेंट पोजीशन पे रख देंगे, यूजुअली जो हमारे हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन होता है, जो हमारे सस्पेंशन होते हैं, उसके अंदर अगर हम मिट्टी को पानी में मिला करके रख दें, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग टैंक, पानी का टैंक जो होता है आप लोगों के घर में, अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो नीचे की साइड पे जो मड होती है वो सेडिमेंट हो जाती है। अगर हम किसी चीज को बिना हिलाए रख देंगे तो पानी नीचे की साइड पे बैठ जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है। बट जो हमारा कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स के अंदर अगर हम उसको नॉर्मल छोड़ देंगे तो उसका जो उसके जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते, वो अपनी एज इट इज पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? टिंडल इफेक्ट होता है जब भी हम लाइट को पास करते हैं, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन से, तो वो जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है, लाइट को स्कैटर करता है। Collides show Tyndall effect means when we pass light through collides, unlike true solution, it scatter light, ठीक है। ये स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट। इसका क्वेश्चन आएगा, आप लोगों से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे यूज केस में, ठीक है। यूज केस के अंदर आपको बता दिया जाएगा, आप रिंग को, टिंग को, पिंग को, आपने एक सॉल्यूशन लिया, अब आपने उसके अंदर से आपने उसके अंदर इंक मिला दी, आपने लाइट पास करी, तो क्या वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा? वो कौन सा सोल्यूशन होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में आप इसका स्नैप ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। जो हमारे कोलाइड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। जैसे पहला हो गया सॉल, ठीक है। सॉल क्या होता है? इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स को हम लिक्विड के अंदर डालते हैं, जैसे स्टार सोल्यूशन हो गया। अगला हो गया हमारा इमल्शन, ठीक है। इसको वो मत समझ लेना वो ट्रैक्टर इमल्शन जो सफेदी वाला आता है, ठीक है। इसके अंदर होता है माइन्यूट ड्रॉप ऑफ वन लिक्विड इनटू अनदर, एग्जांपल फेस क्रीम, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा फोम। फोम क्या होता है? फोम के अंदर हमारा कोलाइड्स होते हैं जिसके अंदर गैस इज डिस्चार्ज इन लिक्विड, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका फोम रबर, है ना। बेसिकली जो हमारा लिक्विड होता है उसके अंदर हम लोग गैस को डिस्चार्ज करते हैं। अगला हो गया जेल, ये वही वाले जेल है जो आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, जिनको हम बालों पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स इन लिक्विड, एग्जांपल हेयर जेल। उसके बाद हो गया हमारा एरोसोल्स। एरोसोल्स में क्या होता है? सॉलिड ऑफ लिक्विड डिस्पर्स इन गैस। सॉलिड और लिक्विड जो होता है उसको हम गैस के अंदर डिस्पर्स करते हैं, एग्जांपल हो गया फॉग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका स्नैपशॉट ले लीजिए। अगर आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, तो आपको ये सारा के सारे पॉइंट्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। एक बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो है कोएगुलेशन, ठीक है। कोएगुलेशन बेसिकली होता क्या है? इसके अंदर जो भी हमारे जैसे मडी वाटर होता है, तो कुछ फाइन पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको सेटल डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलम। एलम बेसिकली फिटकरी यूज होती है, आप लोग सही समझ रहे हैं। जब हम लोग
बार्बर शॉप पे जाते हैं तो वो शेविंग करने के बाद एलम को लगाता है, और बेसिकली एलम एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है जो जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो पानी की प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं उसके अंदर, हम लोग करते हैं जो बीकर है, बीकर के अंदर हम लोगों ने जो मडी वाटर है उसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, हम एलम को डाल देंगे। जैसे हम एलम को डालेंगे तो जो फाइन पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो बेसिकली क्लम्प फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब गांठ बन जाएंगे उनके, और फिर वो जब थोड़े से हैवी होंगे तो वो नीचे की डाउन पे सेटल, नीचे की तरफ पे सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी जो है वो साफ हो जाएगा, है ना। Powder alum Fitkari is added to the beaker containing muddy water. It will clump up all the fine particles. This process is called as coagulation. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज के अंदर ये नया टॉपिक ऐड भी हुआ है इसके अंदर, वैसे प्रीवियस उसमें भी पढ़ाते थे बट अब ये बिल्कुल क्लियर कट में आ गया एनसीईआरटी में, तो इसलिए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो है ये इस चैप्टर के धुरंधर क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इन्हीं में से बनेंगे और आजकल सीबीएसई जो है उनका फोकस है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाने का, वो न्यूमेरिकल यहीं से पूछेंगे। तो आइए देखते हैं मास बाय मास परसेंटेज बेसिकली होती क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। It is the method by which it is the method used to express the concentration of solute present in 100 gram of solution. Basically एक सॉल्यूशन है अगर 100 ग्राम का, ठीक है, अब उसके अंदर मैं ये मान लेता हूं कि 20 ग्राम आपका उसके अंदर सॉल्यूट है, ठीक है, और 80 ग्राम सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर हम लोगों को मास बाय मास जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर्मूले को, और बेसिकली इसके अंदर जो भी हमारी चीज है वो यूज हो रही है फॉर कैलकुलेटिंग दी होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है मास बाय मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिकली ये है क्या। हम लोगों को बस ये कैलकुलेट करना है, एक एग्जांपल लेकर के समझा देता हूं कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम शुगर है, ठीक है, और सॉल्यूशन जो है वो टोटल 100 ग्राम का है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर हमें सॉल्वेंट निकालना है तो बेसिकली 100 माइनस में 10 हमारा सॉल्वेंट निकल जाएगा यहां से, ठीक है, 90 ग्राम। अब हम लोगों को मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो उसके अंदर हमें हमारा फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या था हमारा 10 और टोटल मेरा वेट कितना है 100 इंटू में 100, तो अगर मैं इसको काट दूंगा तो ये मेरा 10% मास बाय मास, सॉरी मास बाय मास आ जाएगा, ठीक है। हमको जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जो चीनी हम मिला रहे हैं किसी सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, हमें उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये एग्जांपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है नई वाली, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब लेट सॉल्ट क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कितनी है, वो है 10 ग्राम, ठीक है, वाटर कितना है 90 ग्राम। अब मेरे को सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन कितना है, मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्लस में 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये मेरा हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है बच्चों। आई होप यहां तक इस स्टेप तक समझ में आ गया होगा। अब मेरे को यहां पर ये कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, हमको जो निकालना है वो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म निकालना है। अब इसके अंदर क्या है, मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन में मास अपॉन ऑफ अ सॉल्यूशन। यहां पे मेरा पहला पार्ट तो हमने ये निकाल दिया कि सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन आया है हमारा 100 ग्राम का, ठीक है। अब मेरे को मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था मेरा 10 ग्राम था, ठीक है, अपॉन में सॉल्यूशन कितने ग्राम है 100 ग्राम है, इनटू में 100, सो 100 विल गेट कैंसिल एंड इट विल कम 100% मास बाय मास। तो बच्चों आप लोगों को जो ये है बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को किस तरीके से कैलकुलेशन लेनी है ना। अब ये इस चैप्टर का हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है,
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। इसके ये बेसिकली यूज किस सर्कमस्टेंसेस में करने हैं हम लोगों को। दिस मेथड इज यूज वेयर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज इजियर देन वेइंग। मतलब अगर हमारे को उसकी क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, मेजरिंग दी वॉल्यूम, हम वॉल्यूम जो, क्योंकि उसकी वॉल्यूम को हम इजिली मेजर कर सकते हैं रादर देन कि उसका वेट कितना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला सेम ही होता है, मास ऑफ सॉलिड अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग हमारे को क्वांटिटी पता है कि ग्लूकोज कितना यूज किया 5 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 ml का। तो 5 ग्राम अपॉन में 100 ml इंटू में 100, और जैसे ही हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो मेरी 5% ऑफ मास बाय वॉल्यूम, मतलब उसकी जो टोटल वॉल्यूम थी वो कितनी थी 100 ml, तो उसके अंदर से मेरा कितना मास था, ठीक है 5 ग्राम, वो मेरा ये आंसर निकल गया। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर के अंदर वो है सोल्यूबिलिटी कर्व। सोल्यूबिलिटी कर्व जो होता है वो हम लोग यूज क्यों करते हैं? सोल्यूबिलिटी कर्व हम इसलिए यूज करते हैं कि जो भी सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं तो उसका जो हर एक टेम्परेचर पे क्या कितना वो डिसॉल्व हो रहा है, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए द ग्राफ ऑफ अ सोल्यूबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सोल्यूबिलिटी कर्व। और इसके अंदर बेसिकली जैसे कि आप ही देख रहे हो कंपाउंड, दो कंपाउंड का कंपैरिजन किया हुआ है, जिसके अंदर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा टेम्परेचर को कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो मेरा सोल्यूबिलिटी पर 100 ग्राम को शोकेस कर रहा है। अब इसके अंदर बेसिकली जो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि यहां से यहां पे हर एक टेम्परेचर पे जो सोल्यूबिलिटी है कंपाउंड ए की और सोल्यूबिलिटी है कंपाउंड बी की, ठीक है, वो कितनी हो रही है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है पहला, द सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन अ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस डैश इट्स सोल्यूबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है कंपाउंड ए का, ठीक है, इसके ऊपर सोल्यूबिलिटी और 60 डिग्री सेल्सियस पे जो सोल्यूबिलिटी है, कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो 20 डिग्री पर है ये लेस सोल्यूबल है देन 60 डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे, तो यहां पर हमारा आएगा लेस। सेकंड है द सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डैश इट सोल्यूबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। अगर आप फिर दोबारा से इसकी वाली की देखोगे, बी वाले की देखोगे इस पॉइंट पे, ठीक है, और 60 डिग्री पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा 60 डिग्री पे, तो आप देखोगे कंपैरेटिवली बी वाला भी जो है पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस पे कम सोल्यूबल है और 60 पे ज्यादा सोल्यूबल है, तो यहां पर भी लेस आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है द सोल्यूबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ ए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सोल्यूबिलिटी ऑफ बी जो है वो इंक्रीज हो रही है देन ए, ठीक है। आंसर मैंने ऑलरेडी पहले से लिखे हुए थे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि जब ये जो मेरा ग्राफ है जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो मेरा बी कंपोनेंट है, जो मेरा कंपाउंड बी है, वो ज्यादा सोल्यूबल होता जा रहा है रादर देन कंपाउंड ए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, प्लीज नोट इट डाउन। और मैं आपको यूज केस बता देता हूं इसका। यूज केस से मतलब ये है इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, कि हम लोग ये यूज क्यों करते हैं। बेसिकली इसको हम यूज करते हैं टू वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर हमें दो कंपाउंड को आपस में कंपैरिजन करना है, ठीक है, उसका कंपैरिजन करने के लिए हम ये निकालते हैं, और किसी भी सॉल्यूट को कि हर टेम्परेचर पे वो उसका बिहेवियर क्या है, कितना वो डिसॉल्व हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, उसको कंपेयर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। एक लाइव सेशन ले लूंगा मैं इसका, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आप लोगों के डाउट जो भी आप लोगों के क्वेरीज हैं, ठीक है, इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा सीरियस मोड में काम करता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि दूसरे टीचर्स की तरह मैं हंसी मजाक बीच में नहीं करता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि मैं मतलब उस मोड में नहीं रहता। मेरा सीधा टारगेट रहता है, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है, ठीक है। मैं ऑफिस भी जाता हूं, मैं कॉर्पोरेट में भी जॉब करता हूं, तो मेरे को वहां पर भी देखना होता है, तो मेरे लिए टाइम की बहुत ज्यादा अहमियत है, तो मैं इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करता हूं। आई स्टिक टू द पॉइंट
एंड कंप्लीट द टॉपिक, ताकि ज्यादा समय में बचा सकूं, ठीक है, और अच्छी वीडियोस के लिए, ठीक है, मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा कि मार्केट में क्या चीज चल रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मैं आपको क्लाउड के बारे में भी समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए टू ग्रो, ठीक है, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से साइंस और जो इनकी एप्लीकेशंस है आज जो चल रही है मार्केट में, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या मशीन लर्निंग हो गई, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को समझा सकूं। थैंक यू।